नॉट ऑन दिस कंप्यूटर। ठीक है जी। तो खैर यहाँ तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो मतलब मेरे पास इस वेरिएबल के इन लोकेशन के ऊपर मेरे पास डेटा स्कैन होने लग गया, मतलब मैं इनपुट लेने लग गया हूँ। रोज की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है, तो दोनों में पहली दफा में 0 0 होगा, फिर कॉलम में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 1 आएगा, फिर 0 2 आएगा, फिर 0 3 आएगा। इसी तरीके से तमाम के अंदर वैल्यूज में डलवाऊंगा इसके थ्रू, दो इनर फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो ये तरीका होता है यार इसको एक्सेस करने का और इनमें डेटा इंसर्ट करवाने का या रीड करने का, जो भी हो। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर अब 3D एरेज भी हो सकती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे या 4 डायमेंशनल एरे या n डायमेंशनल एरे, 30 डायमेंशन भी हो सकती हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल अभी यहीं तक रहते हैं हम लोग। तो 3 डायमेंशनल एरे में जैसे लेट से एक मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ सीनियर्स कितने हैं, मतलब किस साल के, वो कोर्स रीड कर रहे हैं। कोर्स नंबर, पहला कोर्स लेट से कोर्स नंबर 0 ICT है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कितने सीनियर्स रीड कर रहे हैं जो थर्ड ईयर में। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, तो कोर्स नंबर आ गया मेरे पास और कैंपस भी, मतलब मेरे पास अगर 3 या 4 कैंपसेस हैं तो हर कैंपस का मैं डेटा एक स्टोर करके बनाना चाह रहा हूँ। तो कैंपस नंबर 2 के अंदर तीसरे साल का जो 0 वाला कोर्स ले रहा है यानी कि ICP लेट से, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स 2 हैं। तो ये 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने स्टोर करवाया एक 3 डायमेंशनल एरे के अंदर। पहली ओके सर, डायमेंशन हो गई। हाँ सर 3 डायमेंशनल अरेज के लिए 3 वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे। हाँ जी बिल्कुल, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे इसमें। ये ये जो लिखी है 2D वाली है। ये 2D था, 3 आ जाएंगे वैसे। और इसको सही। इनिशियलाइज करने के लिए भी ना 3 वो कर्ली ब्रैकेट लगते हैं। ठीक है, तो 3 3 3 ये बनाएगा। टिक टैक टो गेम खेली है ना, यही होती है ना क्रॉस 0 वाली, इसी को ही कहते हैं ना टिक टैक टो। जी सर। तो खैर इसके अंदर मेरे पास क्या है, 3 डायमेंशन है। पहली डायमेंशन तो रो और कॉलम आ गया मेरे पास, और तीसरी डायमेंशन उसके अंदर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, यानी कि क्रॉस रखा हुआ है या 0 रखा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर करवानी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास टिक टैक टू गेम वगैरह अगर क्रिएट करनी हो तो वो 3 डायमेंशनल एरेज के अंदर क्रिएट हो सकता है। ये हो गई हमारी बात कंप्लीट। अच्छा जी, वैसे 2 डायमेंशनल में भी हो सकता है यार। हाँ 2 डायमेंशनल में क्रिएट होगी ये गेम, 3 डायमेंशनल में नहीं होगी। खैर टिक टैक टू 2 डायमेंशनल गेम है, उसके अंदर मेरे पास रोज या कॉलम है, उस पर 1 या 0 रखा हुआ होगा। 1 का मतलब क्रॉस, 0 का मतलब 0। तो मेरे पास लोकेशन कौन सी है, 1 1 है ये, सॉरी 0 0। रो अभी भी 0 है, कॉलम मेरे पास 1 आ गया, 0 2, 0 1 2, 1 0, 1 1 और 1 2, 2 0, 2 1, 2 2। तो ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एरे के ये तो लोकेशंस हो गई। अब इन लोकेशन के ऊपर डेटा क्या स्टोर हुआ है वो डेटा पे डिसाइड करेगा कि मतलब क्रॉस है कि या 0 है। तो ये एग्जांपल जो दी हुई है 2 डायमेंशनल की दी हुई है, और 2 डायमेंशनल को ही इनिशियलाइज किया है इन्होंने। 2 डायमेंशनल को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, कर्ली ब्रैकेट मेन, एक बाहर कर्ली ब्रैकेट आ गया। ठीक है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 कर्ली ब्रैकेट और लगाए। ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो सिर्फ एक रो को डिसाइड कर रहा है, एक रो का बता रहा है पहली रो के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है। लेट से मैंने सबसे पहले वाले में क्रॉस लगाया था, बाकी दोनों में 0 है। तो इसके अंदर मैं डेटा क्या स्टोर करवाऊंगा, 1 0 0। 1 का मतलब मैं क्रॉस बोल रहा हूँ। ठीक है, या अगर कैरेक्टर है तो एक्स कर देता हूँ।
कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, तो x00 पहले वाले में ये स्टोर करवा दिया। मुझे विन करना था तो यहाँ पर एक और क्रॉस लगा देता हूँ इन दोनों पे 0, तो नेक्स्ट वाले में मैं स्टोर करवा देता हूँ 0 क्रॉस 0, और लास्ट वाले में मैं इधर क्रॉस लगा देता हूँ, इधर 0 इधर भी 0, तो 0 0 क्रॉस लगा दिया मैंने, तो स्टोर ये करवा दिया मैंने डेटा। टोटल 2 डायमेंशनल एरे के अंदर ये मेरे पास स्टोर हो रहा है, और इससे फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि पहला, दूसरा और तीसरे के अंदर सेम एलिमेंट आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, विक्ट्री हो जाएगी किसी बंदे की। अब वो कौन बंदा है उसकी वैल्यू देखते हुए बताई जा सकती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया ना, मतलब इसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर क्रॉस हो, सेंटर में क्रॉस हो और इस साइड पे क्रॉस हो, ठीक है, तो भी विक्ट्री है। इस तरीके से हम मल्टीपल मैं वो बना सकता हूँ सिनेरियोज इफ एल्स के थ्रू, यानी कि पहले में क्रॉस हो, इसके भी पहले में क्रॉस हो और इसके भी पहले में क्रॉस हो, तब भी विक्ट्री हो गई, ठीक है। तो चेक किया जा सकता है इनमें से कोई भी एक कंडीशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। तो ये इनिशियलाइज किस तरह हुआ है? जैसे पहले एक रो इनिशियलाइज हुई है, फिर दूसरी रो इनिशियलाइज हुई है, और फिर तीसरी। हम्म। सही है सर। ये इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वरना दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्टली मैं स्ट्रेट स्ट्रेट भी डिफाइन कर दूं, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट डिफाइन नहीं में, सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जो ओवर मतलब तीन वैल्यूज जो मतलब एक ब्रैकेट के अंदर है, वो एक रो की है। हाँ ये एक रो है, रो नंबर 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, ठीक है। इसके सही है अंदर सर। जो हर एलिमेंट है ना वो एक कॉलम है, सही है ना। सही है, इसी तरह स्टोर हो सकते हैं या फिर उलट करके भी स्टोर हो सकते हैं, जैसे कॉलम वन कर दें और उसके अंदर रो स्टोर करें। यही इसी नहीं, तरह हो सकता है सर। ये होता है इसी तरीके से। और अगर इसको खोल के लिखना चाह रहे हो, यानी कि अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं डालना चाह रहे, ठीक है, तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा, इसमें शुरू के जो 3 है ना वो किस तरीके से होते हैं, ये जो मेरा मैट्रिक्स बना था, इसके अंदर पहली लोकेशन ये होगी, दूसरी ये, फिर तीसरी ये, चौथी हमेशा यही होगी, पांचवी ये, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमेशा इसी ऑर्डर में स्टोर होगा। कभी भी ये नहीं ओके होगा सर। 1 2 3 के बाद डायरेक्ट 4 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सही तो है मैं सर। अगर वैल्यूज स्टोर करवाना चाहूँ तो उनकी लोकेशंस यही होंगी हमेशा, बगैर कर्ली ब्रैकेट के अगर मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि अपने समझने के लिए, हम लोग ये भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट से सेपरेट कर दिया, आप समझ में आ रहा है भाई, पहली रो को उसके अंदर मैंने ये डेटा डलवाया हुआ है, देखते ही पता चल गया। अब इसमें मुझे देख के पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर पहली रो जो है वो कितने उसकी साइज की है, पहले मुझे यहाँ से साइज देखना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक ये मेरी पहली रो है जिसके अंदर डेटा स्टोर हुआ है, सॉरी कॉलम देखना पड़ेगा, एक रो के अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। तो मतलब समझ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, मर्जी है, लेकिन हमेशा स्टोर वैसे ही होगा, 1 2 3 4 उस तरफ आएगा लेफ्ट पे, ठीक है, स्टोर डेटा करवाते वक्त। ये इनिशियलाइजेशन वाला तरीका है, इनिशियलाइज जब करवानी हो कभी मैट्रिसेस को तो इस तरीके से होगा, सही है भाई। तो 2D एरेज हो गई, अब इन 2D एरेज की एडिशन, लेट से एक एग्जांपल आ गई मैट्रिसेस की एडिशन, तो मैट्रिसेस की एडिशन करने के लिए अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स एंटर करवाया जाए, तो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो यूजर ने डिफाइन कर दिया कि 2 by 2 का मुझे मैट्रिक्स बनाना है और उनको फिर ऐड करना है, यानी कि m, n, ठीक है। ये मैंने साइज लिया है, मेरे पास मैट्रिक्स का साइज क्या है, सबसे पहले साइज ले लिया, उस साइज के रिस्पेक्टिव पे मैंने फॉर लूप चलाया 0 से लेके 2 तक, यानी कि 2 से कम, यानी कि 0 और 1, 2 लोकेशन होंगी रोज की, 2 लोकेशन होंगी मेरे पास कॉलम की, उनके एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट्स मैंने स्कैन किया, इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट मैंने स्कैन करवाया। जब मेरे पास दोनों मैट्रिक्स आ गए, अब मैंने क्या किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स के पहली लोकेशन यानी कि 0,0 को ऐड कर दो 0,0 से, ऐसे ही होता है ना मैट्रिक्स एडिशन में, तो यही इक्वेशन हमने लिख दी 2 फॉर लूप के अंदर,
जो फर्स्ट का था उसके पहले एलिमेंट को, यानी कि जब पहली दफा लूप चल रहा होगा तो 0 0 होगा, 0 0, इधर भी 0 0 है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का 0 0 वाला एलिमेंट उठाया, सेकंड मैट्रिक्स का भी 0 0 वाला एलिमेंट उठाया। इन दोनों एलिमेंट को उठाते वक्त, उठाने के बाद पहला एलिमेंट उठाने के बाद स्टोर करवा दिया 0 0 के अंदर ही, यानी कि पहले एलिमेंट में ही। ठीक है, इसी तरीके से जब फॉर लूप इंक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास ये वाला उठेगा, ये वाला उठेगा, रिजल्ट आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे का एक उठेगा, इसके बाद उसका ये उठेगा, आ जाएंगे, इसके रिजल्ट स्टोर हो जाएंगे। सिंपल सा है, 2 डायमेंशनल एरे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 डायमेंशनल एरे का टॉपिक खत्म हो जाता है। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? अगर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स था तो वो m n था, तो वो n m बन जाए बस। तो पलटना है, बस इन्वर्स करना है, यानी कि रोज को कॉलम बना देना और कॉलम को रोज बना देना है। ये मैट्रिसेस के मतलब ट्रांसपोज में ये हो रहा है, सिर्फ सिंपल सा, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने इंसर्ट किया है कि कितने डायमेंशनल का हमने वो बनाना है मैट्रिक्स। तो 2 रोज 3 कॉलम, यानी कि m2 है, m3 है। तो ये मैंने इंसर्ट करवाया 2/3 का मैट्रिक्स। अच्छा, 2/3 का मैट्रिक्स जो मैंने इंसर्ट करवाया, अब उसके अंदर वैल्यूज में गेट करवा रहा हूँ, मतलब स्कैन ले रहा हूँ, स्कैन लेने के बाद ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज में मैंने क्या किया है, सिर्फ इसके जो वेरिएबल्स है ना, सी जो था वो मेरे पास रोज का था, और डी जो था वो मेरे पास कॉलम का था। तो मैंने डी को रो के अंदर डलवा दिया ट्रांसपोज वाले में, और सी को कॉलम वाले में। ठीक है, तो उल्टा कर दिया बस मैंने। यहाँ पर सीधा ही है, जो राइट हैंड साइड है उस साइड पे बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, जबकि इस साइड पे मैंने उसको उल्टा कर दिया है। यानी कि हर मैट्रिक्स का एलिमेंट उठेगा, उसके ट्रांसपोज वाली जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा, और जो स्टोर हुआ है उसको फिर मैंने आखिर में प्रिंट करवा दिया। सही है, तो ये भी एक सिंपल सा एल्गोरिथम है, इतना मुश्किल नहीं है, जिसमें कुछ मुश्किल से समझ में आए। ठीक है, तो ये कोई असाइनमेंट नहीं है, बस अगर करने का दिल हो तो कर लेना। 500 एलिमेंट को कम कर देना, 50 कर लेना, या 10 कर लेना, बहुत ज़्यादा है ये 500, वरना बन जाएंगे। सर एक मिनट दोबारा ऊपर जाएं, एक चीज़ पूछनी थी। वो हाँ, ऊपर वाली साइड खोलें, मतलब पीछे वाली। सर ये जो है रिटर्न 0 से पहले एक प्रिंट है, और ये लिखा हुआ प्रिंट है रिटर्न 0 से पहले ऊपर, मतलब प्रिंट एफ, जी जी ये वाला ना, ये जी, है ना? ये इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब है, ये इसका क्या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट? न्यू लाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब प्रिंट लिखे करवा ना रहा हूँ। लिखे एक ही बात, एक ही नहीं नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लिखना जरूरी है। देखो, मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ जो भी इन मैट्रिक्स का सम का रिजल्ट आया था वो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ताकि मेरे पास ये डिस्प्ले हो जाए सम का रिजल्ट आया क्या है। ठीक है, तो सम का रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये फॉर लूप चल रहा है। ठीक है, सही है सर। ठीक है, इस फॉर लूप से मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एक रो प्रिंट हो गई। ठीक है, एक रो प्रिंट हो गई। ये प्रिंट होने के बाद मुझे एक न्यू लाइन रिक्वायर्ड है, जब तक रो प्रिंट पूरी कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद जब कंप्लीटली प्रिंट हो चुकी है पहली रो, अब मुझे एक न्यू लाइन रिक्वायर्ड थी, तो मैंने न्यू लाइन की, ताकि मैं इस 8 के प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन के ऊपर आ चुका है मेरा कर्सर। अब जो मैं प्रिंट करूंगा तो वो इस लाइन में प्रिंट करूंगा। अच्छा सर, लूप चल रहा है। हाँ, बस ये लूप चल रहा है, सही है सर, सही है। बाहर वाले लूप के अंदर ये लिखा हुआ है प्रिंट का। ठीक है, तो मतलब प्रिंट करवाते वक्त ये न्यू लाइन मुझे रिक्वायर्ड थी। ओके हो गया सर, गुड हो गया। ठीक है ना, चलो। तो यार ये टॉपिक एरेज का तो कंप्लीट हो गया, एरे का टॉपिक। उसके अंदर ये कुछ एग्जांपल तो मतलब लिखा हुआ तो असाइनमेंट है, लेकिन करना नहीं है, तो अगर प्रैक्टिस करनी हो तो कर लेना, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। तो ये टॉपिक तो यहीं पे खत्म होता है, एरेज का दी एंड हो गया। कुछ पूछना तो नहीं है इससे रिलेटेड? और नहीं पूछना मेरे ख्याल से। तो अब हम सर लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ,
नहीं कुछ नहीं सर। ठीक जी। अच्छा जी, अब नया टॉपिक है ये स्ट्रिंग्स। सर काफी नहीं है ना सर, टाइम भी हो गया। नहीं यार टाइम नहीं हुआ अभी, मतलब ये एरेज तो मैं पूरा करवा ही चुका था, ये 2-3 पेजेस थे जो भी देखा है हमने। ठीक है, तो स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेते हैं और स्ट्रिंग को इनपुट किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। सही है जी। तो वैसे टाइम एंड जो है वो 3:40 पे, 2:40 से 3:40 क्लास है। ठीक है जी। तो स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के अंदर अब है होता क्या है, स्ट्रिंग्स में बता चुका हूँ तुम लोगों को। स्ट्रिंग जो होती है वो वही होती है जो एरे हम लोगों ने देखी है अभी तक। सिर्फ फर्क क्या है स्ट्रिंग और एरे के अंदर, अगर मैं डेटा टाइप कैरेक्टर रख दूं ना तो ये मेरे पास स्ट्रिंग बन गई है एरे। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है, सिंपल सा सिर्फ एक ये छोटा सा फर्क है। अगर मैं कैरेक्टर की एरे क्रिएट कर दूं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। एरेज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच एक फंक्शन होता है। ठीक है, वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से एक जो है वो पुट्स और गेट्स है। ठीक है, पुट्स हमारे पास क्या करता है, पुट्स हमारे पास ये करता है कि मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है ना वो इनपुट ले सकता हूँ प्रिंट एफ के थ्रू। मुझे वो एक एक कैरेक्टर करके वगैरह लेना पड़ेगा यार। तो प्रिंट एफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पुट्स और गेट से भी मैं स्ट्रिंग इनपुट ले सकता हूँ और प्रिंट एफ से भी ले सकता हूँ। प्रिंट एफ से इनपुट ही ले सकता है, प्रिंट एफ से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। स्कैन एफ से मैं नहीं ले सकता, स्कैन एफ के अंदर सिंगल कैरेक्टर करके आता है। ठीक है, तो स्कैन एफ में कुछ इश्यूज आते हैं स्ट्रिंग इनपुट लेते वक्त, तो खैर वो अभी जाने दो, क्या इश्यूज होते हैं उसको डिस्कस बाद में कर लेंगे। अच्छा अभी क्या करना है मैंने, तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग बना ली। ठीक है, ये कहाँ है, या अच्छा जी, मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, माई स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है लेट से। ठीक है, इसका स्क्वायर ब्रैकेट मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देने का मतलब क्या है, इसमें अंदर वैल्यू कितनी आएगी, जितना मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ जितनी वैल्यूज का, यानी कि 1 2 3 4, एक स्पेस भी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है, टोटल 17 एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, यानी कि 0 से 16। ठीक है, तो इधर 17 लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने नहीं लिखा है तो इसका मतलब कैसे ये डिफाइन करेगा इसका साइज, ये डिफाइन करेगा इनिशियलाइज जिससे मैंने किया है। तो इनिशियलाइज मैंने 17 एलिमेंट से किया था तो इसका 17 एलिमेंट्स आ गया। स्ट्रिंग के अंदर एक और खास बात होती है जो एरेज के अंदर नहीं होती। तो स्ट्रिंग के अंदर होता क्या है, सबसे आखिरी एलिमेंट जो है ना इसका, यानी कि ये 16 एलिमेंट्स के बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा काउंट किया था, वो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है, नल कैरेक्टर, यानी कि बैक स्लैश और जीरो। बैक स्लैश जीरो जो है वो नल कैरेक्टर कहलाता है। वो नल कैरेक्टर हमेशा होता है स्ट्रिंग के आखिर में। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इसके आखिर में एक नल कैरेक्टर है जो दिखता नहीं है प्रिंट वगैरह में, लेकिन होता लाजमी है नल कैरेक्टर। और वो नल कैरेक्टर डिसाइड करता है मेरी स्ट्रिंग एंड कहाँ हो रही है, या उसका, हाँ एंड ही बताता है बस, मेन पॉइंट एंड कहाँ है इस स्ट्रिंग का। ठीक है, तो तो सर ये, अगर जैसे हाँ जैसे आपने वो लिखा कि वो 0 से 16 तक का है, तो उसके बाद एक वो नल कैरेक्टर आएगा तो उससे 17 हो जाएगा टोटल। हाँ, देखो इसके अंदर 4 योग है, 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 कैरेक्टर्स तो ये हो गए। ठीक है, एक मैं एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूँ 16 + 1 यानी कि 17 टोटल कैरेक्टर्स कैसे हुए। इसके आखिर में ना इन्वर्टेड कॉमा से जब मैंने बंद किया तो इसका मतलब ये है, ये ऑटोमेटिकली मेरा कंपाइलर क्या है इसके आखिर में नल कैरेक्टर लगा देगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। इसके अंदर है क्या, यस सर। हर एक सर एलिमेंट एक में चीज एक और। कैरेक्टर है, यानी कि कैपिटल टी एक कैरेक्टर है, स्पेस एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से सर जब आखिरी में, हाँ सर जब नॉर्मल डे वो कैरेक्टर जो वो है डेटा टाइप,
उसमें स्टोर कराते हैं तो उसमें तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, तो यहाँ पे डबल होता है। हम्म। ये मतलब जरूरी है सर, या फिर कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं, डबल लाजमी यूज होता है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग इनपुट कर रहे होंगे या स्ट्रिंग की वैल्यूज स्टार्ट करवा रहे होंगे इनिशियलाइज, तो उसमें डबल कोड से ही होता है। प्रिंट एफ के अंदर भी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तुम लोग लिखते हो ना, वो भी एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, सही है ना? चलो, जी सर सही है। अच्छा जी। स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, एक मैंने इनिशियलाइज किया है। पुट्स क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरीके से प्रिंट एफ होता है ना, प्रिंट एफ डिस्प्ले करवाने का काम करता है, इसी तरीके से स्ट्रिंग में पुट्स जो है वो एक डिस्प्ले करवाने का काम करता है। मैंने क्या लिखा है, पुट्स, और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिख दिया, किसको पुट करना है मैंने, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने पुट करना है माई स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इसने फिर प्रिंट करवा के दिखा दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग। मेरे पास एक ये प्रिंट होके आ चुका है रिजल्ट, सही है ना? तो सिंपल सा यही होता है, एक स्ट्रिंग और उसको इनिशियलाइज सर वगैरह तुम लोगों ने देख लिया। हाँ, सर ये फंक्शन से मिलता जुलता है ना तकरीबन? मतलब कौन से फंक्शन से मिलता है? सर यूजर डिफाइंड फंक्शन से। हाँ बिल्कुल, ये फंक्शंस ही है, और हर चीज फंक्शन ही होती है जिसके थ्रू तुम लोग काम कर रहे हो। ठीक है ना? ओके सर। पुट्स भी एक फंक्शन है, गेट्स भी एक फंक्शन है, प्रिंटफ भी एक फंक्शन था, स्कैनफ भी एक फंक्शन था, जो अब तक यूज करते हुए आए हैं हम लोग। ठीक है, तो सारी चीजें एक फंक्शन है जिसका बैकग्राउंड में कोड किसी एक ने एक बंदे ने लिख दिया हमारे लिए। सही है ना? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग, तो ये तुम लोगों ने देख लिया। इनिशियलाइज हम लोग किस तरीके से करते हैं स्ट्रिंग को, तो str एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर 20 एलिमेंट है। 20 में से मैंने चंद एलिमेंट को डिफाइन कर दिया, उसके अंदर ये इनिशियल वैल्यू रखी हुई है बस। ठीक है, इनिशियल वैल्यू तो ये दिख किस तरीके से रहा होगा, उसके अंदर उसका हर एलिमेंट एक कैरेक्टर है। ये एरे है ना मेरे पास, स्ट्रिंग ऑफ 20, ये कह रही है। तो एरे के अंदर मेरे पास हर एलिमेंट मेरे पास एक कैरेक्टर स्टोर करके बैठा हुआ है। तो आई पहली लोकेशन पे है, फिर एन ए आई टी आई ए एल इनिशियल, स्पेस आ गया, फिर स्पेस दिया था क्योंकि मैंने, फिर वैल्यू, वैल्यू के आखिर में फिर एक मेरे पास नल कैरेक्टर आ गया। उस नल कैरेक्टर के बाद जो है ना, वो मेरे पास कुछ नहीं रखा हुआ, कुछ रैंडम वैल्यू होगी, गार्बेज। ठीक है, क्योंकि मैंने 20 एलिमेंट्स का इनिशियलाइज करवाया था, तो 20 एलिमेंट्स तो लाजमी होने चाहिए। जरूरी नहीं मैं 20 में से 20 यूज करूं या नहीं करूं, इनिशियलाइज 20 का हो चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर से मैंने इसमें सिर्फ ये 13 या 12 कुछ एलिमेंट्स यूज किए हैं। तो वो 12 एलिमेंट के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई है जो कोई मायने रखती हैं, उसके अलावा कुछ गार्बेज वैल्यू होंगी। ये कैरेक्टर भी हो सकता है, ये कोई एक अजीब सा नंबर भी प्रिंट हो जाएगा अगर प्रिंट करवाओगे तो, इसके आगे की चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ये जो एलिमेंट रखा हुआ है ना \0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नल कैरेक्टर। ठीक है, एसकी चार्ट के अंदर नल कैरेक्टर कौन सा होता है, सबसे जीरो वाला। ठीक है, \n 10 हेक्स होता है, 10 होता है या 12 होता है, पता नहीं, याद नहीं मुझे। \n \r, ये सारे होते हैं डिफरेंट, उसके अंदर एस की चार्ट के अंदर मिल जाएंगे। इसी तरीके से एक \0 भी होता है। इसी तरीके से कैपिटल ए मेरे पास एक, यानी कि 33x होता है या 41 होता है, ये भी मुझे याद नहीं रहता, हमेशा भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा, एस की चार्ट से मिलेगा। नल कैरेक्टर का मतलब मतलब सर मतलब जैसे \n जो है ना प्रिंट एफ में दिखता नहीं है, मतलब होता है मगर दिखता नहीं है, खाली वो लाइन चेंज करता है, मतलब ऐसे हाँ जितने भी हाँ हाँ वेरिएबल है वो सारे। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास इनिशियलाइज करवाना, और उसके अंदर की वैल्यूज हमारे पास, मतलब एक एक एलिमेंट बिग कैसे रहोगा वो भी हम लोगों ने देख लिया इस स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, स्ट्रिंग की जो मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई थी ना, string.h, जो सबसे पहली पेज पे थी,
ये जो लाइब्रेरी लिखी हुई है ना, ये लाइब्रेरी जो होती है, ये लाइब्रेरी क्या डिफाइन करती है, ये मेरे पास स्ट्रिंग डॉट एच, इसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस क्या हैं काम के, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है हेलो और एक में लिखा हुआ है वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 str1 ये एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग 2 ये मेरे पास दो वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर, तो वो कॉपी हो जाएगा, यहाँ का डेटा स्टोर हो जाएगा इस वाले के अंदर, यानी कि स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 मैंने लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी के ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू जो कुछ भी है वो स्ट्रिंग 1 के साथ कॉपी कर देगा के अंदर, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग 1 में से जो कुछ भी लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वर्ल्ड से। तो मेरे पास क्या दिख रहा होगा, सिर्फ वर्ल्ड दिख रहा होगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग कॉपी के अंदर ये जो एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल में क्या था, स्ट्रिंग 1 एक वेरिएबल था s1, उस s1 के अंदर जो कुछ भी था वो तो जाने दो, वो गायब हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर क्या हो जाएगा, एक हेलो, तो स्ट्रिंग कॉपी कर दिया इसके अंदर। इसी तरीके से स्ट्रिंग कैटिनेट क्या होता है, स्ट्रिंग कैटिनेट क्या होता है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर ना वो दो स्ट्रिंग को कैटिनेट कर देगा, यानी कि जोड़ देगा आपस में। तो कैटिनेट का मतलब क्या था, मैंने अभी जो एग्जांपल दी थी हेलो और वर्ल्ड दो डिफरेंट स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ है, अगर मैं इधर s1 स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 लिख दूं तो ये क्या करेगा, हेलो और वर्ल्ड दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और कंप्लीट एक स्ट्रिंग बन जाएगी, और वो कंप्लीट स्ट्रिंग जो स्टोर हुई भी होगी ना वो s1 के अंदर होगी, ठीक है। यानी कि s1 के अंदर अब स्ट्रिंग कैटिनेट के बाद जो आएगा फाइनल रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड पूरा कंप्लीट, ठीक है। सर कौन सी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग 1 में जाएगा, स्ट्रिंग 1 में जाएगा, यानी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग डेस्टिनेशन 1 है, में दोनों का जो एक तरीके शुरू से सम चला जाएगा, सम तो नहीं, मतलब कैटिनेशन यूनियन कहलाती है, के लिए। हाँ यूनियन कह लो, बिल्कुल यूनियन सही वर्ड है, ओके सर। ठीक है। तो एक ये स्ट्रिंग कॉपी यूज होता है, स्ट्रिंग कैटिनेशन, स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर और स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि मेरी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ कितनी है, साइज कितना है, उसके अंदर एलिमेंट्स टोटल कितने हैं। तो एलिमेंट्स अगर मुझे पता चल जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो मुझे फॉर लूप वगैरह चलाने में आसानी होगी कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक, जैसे वॉवल्स को मुझे रिप्लेस करना है कोई डैश कैरेक्टर से, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, हर एलिमेंट को ढूंढना है। एक एग्जांपल ये लेट से ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉट मेरे पास एक स्ट्रिंग थी, उसका मैंने सबसे पहले क्या ढूंढना है, स्ट्रिंग लेंथ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जो कि 5 आ जाएंगे, 5 क्यों आएंगे, 4 एलिमेंट से एक नल कैरेक्टर है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 0 से 4 तक का वो हो गया एक एरे, मतलब ये है स्ट्रिंग लेंथ से, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम हमने क्या करना है यार, स्ट्रिंग लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो तुम लोग। हर एलिमेंट को लगाना क्या है फॉर लूप के अंदर, लेट्स से वेरिएबल का नाम मेरा चल रहा था s1, स्ट्रिंग 1 के अंदर ये स्टोर हुआ था, इसके अंदर हमने i लिख दिया, i से क्या होगा, पहले मैं 0 वाली लोकेशन देखूंगा और इफ यहाँ एल्स के थ्रू चेक करवाऊंगा कि ये वोवल तो नहीं है, अगर वोवल है तो इसको रिप्लेस कर दो डैश से, ठीक है, इसके अंदर यानी कि स्ट्रिंग i के अंदर स्टोर क्या करवा दो, s1 i के अंदर स्टोर करवा दो सिंगल कोट के अंदर डैश, ठीक है। तो लेट्स से ये एग्जांपल मैंने ले लिया, तो इसके बीच में इफ एल्स कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो मतलब समझ गया ना मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। तो ये चार जो मैंने जिन पे टिक लगाए ना, ये सबसे कॉमनली यूज होते रहते हैं फंक्शंस, ठीक है। ये करते क्या है, इसका एक ऊपर से ओवरव्यू मैंने दे दिया है। स्ट्रिंग कॉपी करता है एक वेरिएबल के अंदर, कोई कांस्टेंट भी कर सकता है कॉपी, कोई वेरिएबल भी कर सकता है कॉपी, यानी कि मैंने स्ट्रिंग 1 के अंदर स्ट्रिंग 2 कॉपी करवानी है तो ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ कोई कांस्टेंट, जैसे अभी कांस्टेंट दिया हुआ है एक हेलो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू भी मैं भिजवा सकता हूँ इसके अंदर। इसी तरीके से स्ट्रिंग कैटिनेशन के अंदर क्या होता है, s1 के अंदर हेलो स्टोर हुआ था, हेलो के आगे मैंने क्या स्टोर करवाया है, एंड मोर, ठीक है। हेलो
HELLO, उसके आगे स्टोर क्या करवा दिया, एंड स्पेस मोर, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका स्ट्रिंग कैटिनेशन का, ठीक है। S1 और हेलो लिखा हुआ था, स्टोर करवाया हुआ था इससे पहले में, यानी कि ये था। अब इसके अंदर कैटिनेट जब मैंने करवाया तो एंड मोर जो है वो इसके साथ यूनियन हो गया, यानी कि जुड़ गया, और स्टोर किसके अंदर होगा, S1 के अंदर स्टोर होगा जो भी रिजल्ट आएगा। ये दो चीजें हो गई। स्ट्रिंग कंपेयर क्या होती है, स्ट्रिंग कंपेयर होती है दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर, अगर वो कंपेरिजन ट्रू हो गई तो कुछ काम करवा लो या काम ना करवाओ, इसके अंदर मैंने जैसे लिख दिया इधर इन्होंने, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंपेयर क्या होती है, पहली स्ट्रिंग कॉमा दूसरी स्ट्रिंग, उन दोनों को 1 to 1 कॉपी चेक करेगा, यानी कि पहले एलिमेंट में भी H लिखा हुआ दोनों के, दूसरे एलिमेंट में भी E लिखा हुआ, ठीक है, LLO पूरा हो एग्जैक्टली वैसे ही दोनों में। तो ये हो गया। स्ट्रिंग लेंथ क्या होता है, स्ट्रिंग की लेंथ हमें रिटर्न करता है, क्या स्ट्रिंग की साइज है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो फंक्शन प्री डिफाइंड है, ये फंक्शन हम लोग कस्टम भी बना सकते हैं अपने मर्जी से, यानी कि यूजर खुद से भी बना सकता है बगैर स्ट्रिंग डॉट एच यूज किए हुए, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये मतलब स्ट्रिंग का मकसद क्या होता है, इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग? मकसद क्या होता है यार, मुझे एक फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर ना मुझे तुम लोगों की क्लास में जितने स्टूडेंट है ना उनके नाम स्टोर करना है, ठीक है। अब नाम जो है वो एक स्ट्रिंग है ना, या नहीं है? यस सर, स्ट्रिंग है। जैसे एक अब्दुल्ला एक नाम है, तो अब्दुल्ला एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नाम की स्ट्रिंग, उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स मौजूद है। अब वो मल्टीपल कैरेक्टर्स मुझे स्टोर करवाने एक फाइल के अंदर, तो फाइल के अंदर स्टोर कैसे करवाते हैं वो तो एक अलग कहानी हो गई, लेकिन स्ट्रिंग तो रिक्वायर्ड है ना मुझे कम से कम। तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला मेन इशू, स्ट्रिंग इसलिए हमें चाहिए होती है, कहीं मुझे प्रिंट करवाना है, कहीं मुझे लाइनें लिखवानी है, कहीं कोई लाइन आ रही है मेरे पास, इसी तरीके से। सर हाँ जी, यानी जो एरेज होते हैं वो नंबर स्टोर करवाने के लिए, स्ट्रिंग जो होती है वो ऐसे कोई लाइन वगैरह जो है वो हाँ स्टोर हाँ, करवाने के लिए। ओके सर। अच्छा खैर मैं क्या बता रहा था, जितने भी अभी हमने फंक्शंस देखे हैं ना, वो फंक्शंस हम लोग प्री डिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर जो बने बनाए हैं, वरना हम खुद भी बना सकते हैं ये फंक्शंस। तो इधर सारे वो फंक्शंस खुद से बनाना भी सिखाए गए हैं, अभी तो बस ये एक एक करके यूज कर रहा है। जैसे स्ट्रिंग लेंथ, ये एक फंक्शन था, इसको फाइंड आउट किया है, एंटर अ स्ट्रिंग टू कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड बंदे ने स्ट्रिंग एंटर की है, इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 22 है, ठीक है। लेंथ ऑफ एंटर्ड स्ट्रिंग इज 22, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लिया, किससे फाइंड आउट हुआ, स्ट्रिंग लेंथ, स्टार लेंथ, STRLEN, ये हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ये वेरिएबल पास किया। गेट्स फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए, यानी कि जिस तरीके से स्कैनफ होता है ना, वैसे ही ये फंक्शन है, लेकिन ये इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अच्छा अब इसके अलावा और क्या करना है, और इसके अलावा हाँ, प्रिंट एफ, अगर मेरे पास मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो पुट्स यूज कर सकता हूँ, अभी हमने पीछे जो एग्जांपल देखी थी वो पुट्स की थी, इधर एग्जांपल जो है वो स्कैन एफ की है, वो प्रिंट एफ की है, सॉरी, ठीक है। प्रिंट एफ के थ्रू अगर मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं, मेरे पास जो यूज होता है वो %s यूज होता है, ठीक है, %s, और इधर वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया, वो वेरिएबल जो है वो इस %s के अंदर डिस्प्ले करवाएगा जो भी इस वेरिएबल के अंदर डेटा रखा हुआ है। वो डेटा क्या है, गेट्स सोर्स किया इसने, स्ट्रिंग क्या थी, ओ बॉय, बंदे ने स्ट्रिंग एंटर किया लेट से। अच्छा स्ट्रिंग कॉपी क्या होती है भाई, सोर्स की वैल्यू जो भी थी उसको स्टोर करवा दिया मैंने डेस्टिनेशन के अंदर, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू थी मौजूद वो इधर जाके स्टोर हो जाएगी। तो सोर्स के अंदर मेरे पास क्या था, ओ बॉय बंदे ने एंटर किया था, और डेस्टिनेशन में क्योंकि मैंने स्ट्रिंग कॉपी करवाई है, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करते हुए
तो ओ वॉइस के अंदर भी आ गया। डिस्प्ले करवाने के लिए printf का कमांड यूज की है। printf के कमांड के अंदर मेरे को %s यूज होता है अगर किसी वेरिएबल को मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक तो कंप्लीट है ना, कोई इशू नहीं है। सर गेट्स की जगह पुट भी यूज कर सकते हैं? गेट्स की जगह पुट्स यूज नहीं कर सकते। पुट्स डिस्प्ले करवाने के लिए होता है, गेट्स इनपुट लेने के लिए होता है। ठीक है सर। ठीक है, सर ये जो %s है यहाँ पे %c नहीं लिख सकते हम? नहीं, %c के अंदर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होगा। me, मेरे sir. पास कैरेक्टर की एरे क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, इसीलिए एस लिखा है। हाँ जी, ओके सर। सर पुट्स में जैसे printf में ये वो इन्वर्टेड कॉमास में हम सेंटेंसेस लिख सकते हैं, पुट्स में कर सकते हैं या फिर नहीं, उसमें सिर्फ बस स्ट्रिंग की पुट्स में नहीं वैल्यू? कर सकते। पुट्स में सिर्फ हम वेरिएबल दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है ना, मतलब मैं ये जो कॉमा शॉमा डाल रहा हूँ ना, कॉमा वेरिएबल का नाम भी लिख दिया मैंने, साथ ही साथ इन्वर्टेड कॉमा भी डाल दिया, साथ ही साथ सोर्स स्ट्रिंग, ये सारी चीजें भी लिख रहा हूँ मैं। तो ये सारे फंक्शनैलिटी मेरे पास printf में ही आती है। पुट्स के अंदर मैं ये कर सकता हूँ मैक्सिमम puts मैंने लिखा, और इधर में वेरिएबल के नाम के बजाय शायद इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिख दूँ, यानी कि सोर्स str, ये एक पुट्स हो गया। फिर इसके बाद में एक और पुट्स लगाना पड़ेगा, उस पुट्स के बाद फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा में बहुत सारे स्पेस दूँ, फिर एक और पुट्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसमें वेरिएबल का नाम लिख दूँ SOURCE। ठीक है, तो जाके मेरे पास ये एक लाइन वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा काम है। पुट्स जो होता है सर ना, ये परसेंटेज s के साथ आपने जो स्लैश और इन्वर्टेड कॉमास लगाए, ये ना लगाए तब भी प्रिंट तो हो जाएगा ना? ये तो आपने प्रिंट हो मतलब जाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, ये इन्वर्टेड कॉमा दिखाने के लिए बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा लगाया, बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यानी कि जो कुछ भी स्ट्रिंग आ रही है वो एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज हुई होगी। अगर ये ना लगाऊं तो ओके ये सर। भी यहाँ पे भी प्रिंट नहीं होगा, सिंपल वो बॉय लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना। ओके सर। और बैकस्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए होता है, मतलब यहाँ के बैकस्लैश एन लग गया तो इसका मतलब है यहाँ से अब वो नया प्रिंट करेगा, जो भी प्रिंट करेगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, पुट्स के अंदर ना, अगर तुम लोग पुट्स यूज कर रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली बैकस्लैश एन डाल देता है। मतलब मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया SOURCE। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओ बॉय इसने प्रिंट किया, और फिर इसके बाद अगर मैं कोई प्रिंट एफ वगैरह लिखूँ ना तो वो नेक्स्ट लाइन से ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा, इधर नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि ये जो पुट्स का फंक्शन है ना, ये बैकस्लैश एन भी डालता है। ठीक है, खुद से एंटर करता है, इसका अपना काम है। सही है जी, स्ट्रिंग कॉपी भी तुम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा यार थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे पास क्या है यार, फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, इनको कैटिनेट करवा दिया। तो स्ट्रिंग ए के अंदर गेट किया, स्ट्रिंग बी के अंदर गेट किया, प्रोग्रामिंग एक के अंदर इनपुट लिया, एक के अंदर सिंप्लीफाइड इनपुट लिया, और इन दोनों को मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया। कॉन्कैटिनेट करवाने पे मुझे क्या मिला, प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड, बीच में स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है स्पेस, क्योंकि मैंने सिंप्लीफाइड से पहले एक स्पेस डालना चाहिए था तो आता, नहीं डाला है। तो जैसे जैसे स्ट्रिंग है बिल्कुल वैसे वैसे एज इट इज इसने कॉन्कैटिनेट करवा दिया, यानी कि यूनियन कर दिया इन दोनों का। ठीक है ना। सर हाँ जी, सर जिस तरह अरेज में कोई एक कैरेक्टर या नंबर को अरे पूरे अरे में से यूज कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं क्या सर स्ट्रिंग में से? मतलब जैसे एक कोई अल्फाबेट निकाल लिया मतलब प्रिंट करा दिया हाँ, इसका, ये बिल्कुल या फिर बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल शुरू में दी ना। मेरे पास इसके अंदर लेट से जितने भी वोवल्स लिखे हुए हैं उनको मैं एक्सेस करके ना उसको डैश लिखना चाह रहा हूँ उसके ऊपर। तो मैंने क्या करना है यार, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप के अंदर कोई आई चलेगा मेरे पास 0 से लेके आई लेस देन स्ट्रिंग लेंथ तक। स्ट्रिंग लेंथ किसकी, जो भी वेरिएबल है उससे एक लेस तक चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस करवा दिया मैंने। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, जो वेरिएबल है ना मेरे पास, उस वेरिएबल में लेट से वेरिएबल था मेरे पास एस था, उसके अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर आई डाल दिया, और मैंने ये फाइंड आउट किया क्या ये मैं इधर से सिंपल सा लिख रहा हूँ वॉवल है कि नहीं है। ठीक है, तो वॉवल है कि नहीं है क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, वो तुम लोग किस तरीके से लिखोगे, बहुत सारे एप्पल से चेक करोगे।
क्या ये ए के बराबर है, क्या ये ई के बराबर है, क्या ये आई के बराबर है, या ओ यू, इनमें से किसी भी एक के बराबर हो ना, तो इधर क्या करना है, एस ऑफ आई के अंदर मैंने डैश डलवा दिया सिंगल कोट में, ठीक है। तो ये मैं सर ये करवा सकता हूँ जब हम single- इफ सॉरी सर ये हाँ 4 के बाद जो इफ आएगा उसमें हम आई को मतलब कंपेयर जो वोवेल होगा उसके नंबर से करेंगे या वोवेल से भी कर सकते हैं, जैसे ए हाँ लिख हाँ, दें हम मिसाल मतलब पर। नंबर से भी कर सकते हो, लेकिन नंबर से मतलब जो ए लिख सकते हो डायरेक्टली, लेकिन वो सिंगल कोट में लिखोगे। यस सर, मतलब पता है। इफ जो मैंने लगाया ना वो क्या होगा, एस ऑफ आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या बराबर है सिंगल कोट ऑफ ए के, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। यहाँ फिर और आ यस गया सर। मेरे पास, और के बाद और में डबल होता है सिंगल होता है, जो भी होता सर है, डबल डबल और मतलब डबल होता है। डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट कैपिटल ए भी लिख देते हैं। तो ये मेरे पास ए के लिए हो गया। इसी तरीके से और करते करते ना बहुत सारे लिख लो, ए ई आई ओ यू, तीनों चारों पांचों लिख दो। और अगर ये एफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैंने क्या करना है, एस ऑफ आई के अंदर मैंने डलवा देना है सिंगल कोट के अंदर डैश, ठीक है। नहीं तो एल्स पे कुछ नहीं करो, एल्स करो ही नहीं। और ये मैं फॉर लूप में चला रहा हूँ सब कुछ। सर जैसे यहाँ पे आपने दो स्ट्रिंग लिए ए और बी, अगर मैं ए में ही जो है ना दोनों स्ट्रिंग लूँ तो क्या ये एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर 2 लिख सकता हूँ? क्या? सर जैसे आपने दो स्ट्रिंग यहाँ पे लिए ना ए और बी, हाँ दो string, और मैं अगर चाहूँ तो एक में मतलब लेना चाह रहा हूँ तो मैं इसके आगे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर 2 लिख सकता हूँ, मतलब दो स्ट्रिंग अगर मैंने लेने हैं एक ही वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर दो स्ट्रिंग लेने हैं, मुझे बात अभी यस भी सर। समझ में जैसे नहीं आई। सर जैसे आपने यहाँ पे इनपुट में जो लिया है वो ए और बी में लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि दोनों इनपुट ए में लूँ मैं, तो उसके लिए मैं एक और हाँ मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हो। फिर तुम क्या करोगे, तुम मल्टी डायमेंशनल स्ट्रिंग बनाओगे। जिस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे होती है ना, 2D एरे, तो तुम बनाओगे क्या, ए ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर तुमने लिख दिया 1000 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और टोटल लेट से 5। तो ये क्या होगा, 5 रोज बनेंगी जिसके अंदर हर रो के अंदर 1000 एलिमेंट तक स्टोर हो सकते हैं। और ये वेरिएबल कौन सा है, ए ही है, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3। सही है ना। सही है सर। मतलब सर जो मैं स्ट्रिंग लूंगा वो 1000 से पहले मतलब लिखना है मैंने, जैसे आपने यहाँ पे 5 लिखा है। हाँ हाँ, ये तुम लोगों ने ओके अभी सर, मल्टी थैंक यू। डायमेंशनल एरे बनाते वक्त देख लिया था ये चीज। अभी बस इसके डेटा टाइप मैंने क्या रख दिया, CHAR, तो ये कैरेक्टर की एरे बन गई मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हर जो पहली रोज है ना, वो 1000 कॉलम्स के ऊपर है, यानी कि उसके अंदर 1000 कैरेक्टर्स आ सकते हैं हर रो के अंदर। तो जरूरी नहीं 1000 ही डालें हम लोग इंसर्ट करवाते वक्त, एक्सक्यूज मी सर। ये मैंने सिर्फ इतने से यूज किए हैं, यूज कितने भी कर लो। सर हाँ जी, सर फिर इसे गेट्स के साथ कैसे यूज करेंगे, उसमें तो पूरी एरे डलती है एक साथ। उसके अंदर गेट्स के साथ यूज कर सकते हैं। मैंने क्या करना होगा फिर उसके अंदर, गेट्स ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखना है, ए ऑफ 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब ए ऑफ 0 के अंदर मेरे पास कितने थे, 1000 एलिमेंट। मैंने वो वाला ब्रैकेट नहीं लिखा है, ये वाला ब्रैकेट नहीं लिखा। सही है ना। सही है सर, समझ आ गया। मैंने मतलब सिर्फ इतना लिखा। जितने हम स्ट्रिंग लेंगे उतने हम गेट्स लिखेंगे। हाँ, अब ये जो ए है ना, ये मेरे पास मैं इनिशियलाइज करवाते वक्त क्या बोलूंगा, A5 और 1000 मैंने लिख दिया। तो मेरे पास इस ए ऑफ 0 के अंदर ना 1000 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इसी तरीके से ए ऑफ 1 के अंदर भी हो सकते हैं। तो एक आ गया मेरे पास ए ऑफ 0, और एक आ गया ए ऑफ 1, ठीक है, दोनों ही ए और। सर इन पर ये स्ट्रिंग कैटेनेशन वगैरह ये वाले फंक्शन यूज हो सकते हैं, जैसे A0 सब कुछ यूज हो सकते हैं, A1। सब कुछ हो सकता है। ओके सर। सही है ना। तो कैटेनेशन भी हो गई, ये सारी चीजें देख ली। अब इसके बाद आगे क्या है आप,
खत्म हो जाए यार ये जल्दी सर से। सर एक और सवाल है सर। हाँ सर जैसे हमने 5 स्ट्रिंग जो है ना, मतलब कहा कि हम 5 स्ट्रिंग जो है ना एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं, और हमने उसके अंदर 2 स्ट्रिंग सिर्फ डाली है, तो उसके मतलब रोक कैसे सकते हैं? मतलब हमने सिर्फ 2 ही यूज करने हैं और बाकी हम नहीं यूज करना चाहें तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो? बस नहीं यूज करो, ओके सर। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, ये लास्ट है कंपेयर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन मौजूद होता है इस कंपेयर स्ट्रिंग का। इस कंपेयर स्ट्रिंग के अंदर होता क्या है, मैंने 2 इनपुट ली स्ट्रिंग, और गेट्स ए कर लिया, गेट्स बी कर लिया, इन दोनों को मैंने कंपेयर करवाया। अगर कंपैरिजन का रिजल्ट फॉल्स है, यानी कि 0 आ जाता है इन दोनों का रिजल्ट, तो स्ट्रिंग जो है वो नॉट, स्ट्रिंग आर इक्वल मैं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये उल्टा लिखा हुआ है। स्ट्रिंग कंपेयर में जो है रिजल्ट आता है 1 आता है मेरे ख्याल से। ये चेक कर लेना यार तुम लोग करके, मतलब डेफ सी के ऊपर मेरे ख्याल से यहाँ पर 1 आएगा। अगर दोनों में सेम स्ट्रिंग है ना, लेट से मैंने एंटर किया था यूजर ने सिंप्लीफाइड, और सेकंड स्ट्रिंग जो एंटर की उसने सिंप्लीफाइड की कैपिटल में, ठीक है, एक में एस कैपिटल है, एक में एस स्मॉल है, दोनों सेम नहीं है स्ट्रिंग्स, तो नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल क्यों आ रहा है, एक में कैपिटल यूज हुआ है, एक में कैपिटल यूज नहीं है, तो हर एलिमेंट को वो चेक करता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है, ये चेक करता है स्ट्रिंग कंपेयर वाला फंक्शन। तो पहले वाले के अंदर जो है वो मैंने स्मॉल वाला स्मॉल एस से सिंप्लीफाइड लिखा है, और बी वाले के अंदर मैंने कैपिटल एस के साथ सिंप्लीफाइड लिखा है। तो ये दोनों जो हैं वो नॉट इक्वल है, तो मेरे पास ये चलना चाहिए। सही है, तो सिंपल सा है, बस स्ट्रिंग कंपेयर, उसके अंदर मैंने 2 इनपुट दे दिए। ठीक है जी, तो सिंपल सा है ये फंक्शन, और इसके रिस्पेक्टिव हमने काम करवा लिया ये। तो सर फिनिश बस क्लास। हाँ जी, यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट में जो है ना, हम लोग यही जो फंक्शंस हैं इनको मैनुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब स्ट्रिंग लेंथ खुद से इम्प्लीमेंट करवाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, कॉपी स्ट्रिंग भी खुद से कोई फंक्शन वगैरह बना के कॉपी स्ट्रिंग का एक फंक्शन बनाया वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे अब नेक्स्ट में। सही है, फिर ये स्ट्रिंग का टॉपिक भी खत्म, और इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टार्ट होंगे। ठीक है जी, चलो यहीं पे एंड करते हैं, बहुत हो गया। सर आपकी क्लास अभी संडे को होगी, लेंगे ना आप? क्या? सर संडे को होगी आपकी क्लास अभी? क्यों? सर वो थर्सडे वाली कैंसिल हो गई थी ना लैब की वजह से। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ है, ये कब हुआ? सर वो मैसेज आया था। चलो देखते हैं संडे को सेम वही टाइम जो थर्सडे वाला है। यस सर। चलो देखते हैं, सही है। और तो कुछ नहीं पूछना? नो सर। चलो फिर एंड करते हैं, वापस।